हेलो माय डेलिकेट डार्लिंग्स। एग्जाम में डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के ऊपर एक सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए आज हम उसी का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये नौटंकी है क्या। इमेजिन करो कि ऐसा कुछ है ही नहीं पहले तो। ओके, अब ध्यान से सुनो जो मैं तुम लोग को कह रहा हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है। अब किसी भी कंपनी के अंदर ना अलग अलग टाइप के डेटा सोर्सेस होते हैं और इन अलग अलग टाइप के डेटा सोर्सेस में से अलग अलग टाइप का डेटा आ रहा होता है और ये जो डेटा है ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और क्योंकि ये अलग अलग टाइप का डेटा है और बहुत ज्यादा डेटा है, इसलिए ये जो डेटा है ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है और इस डेटा में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बट बेसिकली अभी के लिए तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ये डेटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट। तो एक तरफ कंपनी में ये हो रहा होता है और दूसरी तरफ उसी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अलग अलग मैनेजर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीईओज। इन लोगों को ये डेटा एक ऑर्गेनाइज तरीके से चाहिए होता है या एक पर्टिकुलर फॉर्म में चाहिए होता है, बट ये डेटा तो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इसीलिए इन लोगों को ये डेटा एक ऑर्गेनाइज तरीके से या एक पर्टिकुलर फॉर्म में मिलने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इन लोगों को ये डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्म में या वेल ऑर्गेनाइज तरीके से मिल नहीं पाता क्योंकि ये डेटा अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है। तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम हो गया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस क्या करता है? डेटा वेयरहाउस इन अलग अलग टाइप के डेटा सोर्सेस से डेटा लेता है, उनको एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज डेटा है। तो डेटा वेयरहाउस उस डेटा को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और इन लोगों को देता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में उन्हें चाहिए। ठीक है, अब डेटा वेयरहाउस ऐसा कैसे करता है? इसके लिए एक पूरा का पूरा प्रोसेस है और उसी प्रोसेस के आर्किटेक्चर को हम कहते हैं डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर, जिसका हम आज अभ्यास करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि एक कंपनी के अंदर अलग अलग टाइप के डेटा सोर्सेज होते हैं और उन अलग अलग टाइप के डेटा सोर्सेज में से अलग अलग टाइप ऑफ डेटा आ रहा होता है। अब ये कौन सा अलग अलग टाइप ऑफ डेटा है? सबसे पहले वो अलग अलग टाइप ऑफ डेटा हम समझेंगे। कौन से अलग अलग टाइप ऑफ डेटास होते हैं जो आ रहे होते हैं उन अलग अलग टाइप ऑफ डेटा सोर्सेज से। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप ऑफ डेटास ये 4 टाइप के होते हैं, मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटास। कौन से 4 टाइप्स ऑफ डेटास? प्रोडक्शन डेटा, आर्काइव डेटा, इंटरनल डेटा एंड एक्सटर्नल डेटा। अब एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। पहले टाइप का डेटा होता है प्रोडक्शन डेटा। अब प्रोडक्शन डेटा क्या है? ऑपरेशनल सिस्टम से आने वाले डेटा को हम कहेंगे प्रोडक्शन डेटा। अब तुम लोग कहोगे कि ऑपरेशनल सिस्टम से आने वाला डेटा, इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि तुम्हें एक मूवी जाना है। अब अगर तुम्हें एक मूवी देखनी है तो तुम्हें काउंटर पे जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, टिकट खरीदना पड़ेगा, फिर जाके तुम मूवी देखोगे और फिर घर पे जाके सो जाओगे, राइट। तो तुमने जब काउंटर पे जाके पैसे देकर टिकट खरीदा तब तुमने उस काउंटर के सिस्टम के अंदर एक ट्रांजैक्शन किया जिसके अंदर होगा तुम्हारा मूवी टाइमिंग, तुम्हारा मूवी का सीट नंबर, कौन सा मूवी तुम देख रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहां पे तुम्हारे वजह से एक ट्रांजैक्शन हुआ, राइट। अब तुम अकेले तो उस मूवी को देखने नहीं वाले, बहुत सारे लोग उस मूवी को देखने वाले हैं। अब क्योंकि बहुत सारे लोग उस मूवी को देखेंगे इसलिए उस काउंटर के सिस्टम में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, राइट। तो ये जो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस है, ये ट्रांजैक्शंस इन अ वे एक डेटा ही है, राइट। तो इस डेटा को हम कह सकते हैं ऑपरेशनल सिस्टम से निकलने वाला डेटा। तो ये जो ऑपरेशनल सिस्टम से निकलने वाला डेटा है, इस डेटा को हम कहेंगे प्रोडक्शन डेटा। अब जो दूसरे टाइप का डेटा उसको हम कहते हैं आर्काइव डेटा। अब ये क्या है? देखो, ऑपरेशनल सिस्टम्स जिस टाइप के डेटा को कंसिडर करता है वो जो डेटा है वो लूज भी हो सकता है। अब क्योंकि देयर आर चांसेस कि वो डेटा लूज हो सकता है, इसीलिए उस डेटा का बैकअप लिया जाता है। अब ये जो बैकअप है या ये जो बैकअप में लिया गया डेटा है, ये डेटा भले ही आज यूज नहीं हो रहा है बट बाद में इन फ्यूचर कभी ना कभी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये बैकअप में लिया गया डेटा, इस डेटा को हम कहेंगे आर्काइव डेटा। अब जो तीसरे टाइप का डेटा है वो है इंटरनल डेटा। अब ये क्या है? देखो, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज अपने प्राइवेट स्प्रेडशीट्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट डिपार्टमेंटल डेटाबेसेस क्रिएट करके रखता है और वो लोग इन सारी की सारी चीजों के अंदर वो डेटा डालते हैं जो डेटा उन्हें लगता है कि यूजफुल है और बाद में इन फ्यूचर वो डेटा किसी ना किसी तरीके से इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर डेटा वेयरहाउस यूज होता ही है। ठीक है,
तो ये जो डेटा है जो ये एम्प्लॉयज इंटरनली स्टोर कर रहे हैं उनके प्राइवेट स्प्रेडशीट्स में, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में, प्राइवेट डिपार्टमेंटल डेटाबेसेस में, इस डेटा को हम कहेंगे इंटरनल डेटा, क्योंकि ये डेटा इंटरनली स्टोर्ड है इनके स्प्रेडशीट्स में, डॉक्यूमेंट्स में, डिपार्टमेंटल डेटाबेसेस के अंदर। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि एक्सटर्नल डेटा क्या होता है, क्योंकि ये फोर्थ टाइप ऑफ डेटा है। इमेजिन करो कि एक कंपनी है, तो ऐसा डेटा जो वो कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर रही है बट किसी दूसरे एंटिटी से ये डेटा आ रहा है, तो ये डेटा इस कंपनी के लिए एक्सटर्नल डेटा हो जाएगा। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, इसका और एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं एक कॉलेज है जिसका नाम है भारतीय विद्यापीठ। अब ये जो कॉलेज है ये मुंबई यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, अफिलिएटेड है, राइट। अब ऐसा डेटा, जो डेटा ये कॉलेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है बट ये डेटा इस मुंबई यूनिवर्सिटी से इस कॉलेज को मिल रहा है, तो ये डेटा इस कॉलेज के लिए एक्सटर्नल डेटा हो गया, क्योंकि ये डेटा ये कॉलेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये डेटा किसी एक्सटर्नल एंटिटी से आ रहा है और इसीलिए इस डेटा को हम कहेंगे एक्सटर्नल डेटा। ठीक है, अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये जितने भी डेटा सोर्सेस है ये डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के एक कंपोनेंट के अंदर आते हैं और उस कंपोनेंट का नाम है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या है? डेटा सोर्स एक कंपोनेंट है ऑफ द एंटायर डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर। डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, बट उनमें से एक कंपोनेंट है डेटा सोर्स, जिसके अंदर अलग अलग डेटा सोर्सेस आते हैं, राइट। अब इन सारे के सारे डेटा सोर्सेस में से जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को हम डायरेक्टली डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। डेटा वेयरहाउस कहाँ पे है? ये हमारा डेटा वेयरहाउस है। इसका EDW का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस, तो इसको तुम डेटा वेयरहाउस कंसिडर कर सकते हो। तो इन सोर्सेस में से जो भी डेटा आ रहा है उसको हम डायरेक्टली डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। पहले उस डेटा के ऊपर अलग अलग प्रोसेसेस हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, तब जाकर फिर उस डेटा को हम डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अभी अगर हमें उस डेटा के ऊपर अलग अलग प्रोसेसेस अप्लाई करने हैं तो उसके लिए हमें इस डेटा को एक जगह पे स्टोर करना पड़ता है टेम्पररीली, और वो जो जगह है जहां पे हम उस डेटा को स्टोर करते हैं टेम्पररीली, उस जगह को हम कहेंगे डेटा स्टेजिंग एरिया। ओके, मतलब इसके लिए डेटा स्टेजिंग कह लो तुम। अब डेटा स्टेजिंग का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इन सारे के सारे सोर्सेस से जो डेटा आ रहा है उस डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब सारा का सारा डेटा जब एक्सट्रैक्ट होता है तब उस डेटा को इस डेटा स्टेजिंग एरिया के अंदर स्टोर किया जाता है टेम्पररीली। जब उस डेटा को इस डेटा स्टेजिंग एरिया के अंदर टेम्पररीली स्टोर किया जाता है तब उस डेटा के ऊपर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई किए जाते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस अप्लाई किए जाते हैं। अब तुम्हें यह भी समझने की जरूरत है कि जब हम इस एक्सट्रैक्टेड डेटा को इस डेटा स्टेजिंग एरिया के अंदर स्टोर करते हैं तब उस डेटा को हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर करना पड़ता है, और वो फॉर्म कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। वो फॉर्म स्टेजिंग रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है, वो फॉर्म फ्लैट फाइल्स हो सकता है, वो फॉर्म एक्सेल शीट हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। जब उस डेटा को हम इस डेटा स्टेजिंग एरिया के अंदर स्टोर करते हैं तब फिर उस डेटा के ऊपर हम अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं, अलग, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि अलग अलग प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं और उस डेटा को प्रिपेयर करते हैं फॉर फ्यूचर एनालिसिस। ठीक है, और फिर उस डेटा को हम लोड करते हैं डेटा वेयरहाउस के अंदर या एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस के अंदर, इस केस में तुम ये कह सकते हो। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे ETL प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग प्रोसेस, ETL प्रोसेस। ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लॉजिक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसा करने के लिए तुम्हें आंसर्स एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखने पड़ते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से लिखने पड़ते हैं। और ऐसा करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे नोट्स परचेस कर लीजिए। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जिसको यूज करके आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब अभी मैंने तुम लोग को ये बोला था कि जो डेटा है स्टेजिंग एरिया के अंदर स्टोर किया गया, वो डेटा हम लोड करते हैं इनटू EDW।
इसको हम कहते हैं द लोडिंग प्रोसेस, राइट। अब ये जो लोडिंग प्रोसेस है, ये दो टाइप के लोडिंग्स होते हैं, मतलब बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोडिंग्स। कौन से दो टाइप के लोडिंग्स है? इनिशियल लोडिंग एंड इंक्रीमेंटल लोडिंग। एंड बाय द वे, अगर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है तो बेसिकली मैं इसी फॉर्म में तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहले डेटा के सोर्सेस, देन उसके बाद डेटा स्टेजिंग क्या होता है, उसके बाद लोडिंग, अब यहाँ पे तो इसको तुम एज अ रेफरेंस देख सकते हो। तो अभी बेसिकली दो टाइप के लोडिंग्स होता है, इनिशियल लोडिंग एंड इंक्रीमेंटल लोडिंग। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनिशियल लोडिंग क्या होता है। इनिशियल लोडिंग को समझने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी समझने की जरूरत है। इमेजिन करो कि तुम्हारी एक कंपनी है। अब कोई भी कंपनी बनने से पहले एक छोटा सा स्टार्टअप होता है, राइट। अब अगर कोई स्टार्टअप है तो उसके पास डेटा वेयरहाउस को एक्वायर करने का ना पैसा होगा, ना उस डेटा वेयरहाउस को यूज करने के लिए उतना सफिशिएंट डेटा होगा, राइट। पैसा और डेटा इनफ उसके पास स्टार्टअप रन करने के कुछ समय के बाद आएगा, जिससे वो डेटा वेयरहाउस को अफोर्ड कर सकते हैं या डेटा वेयरहाउस को रन कर सकते हैं। मे बी स्टार्टअप शुरू होने के 2-3 साल बाद उनके पास उतना पैसा आ जाए, उनके पास उतना डेटा आ जाए, ठीक है। अब मान लेते कि स्टार्टअप को 2 से 3 साल हो गए, अब उनके पास पैसे भी है और उनके पास बहुत अच्छा सारा डेटा भी है, ओके। जब वो फाइनली डेटा वेयरहाउस को अफोर्ड कर सकते हैं और जब फाइनली वो डेटा वेयरहाउस अपने सिस्टम्स के अंदर इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे, तब जब इतना सारा कलेक्टेड 2-3 साल का डेटा पहली बार इनिशियली फर्स्ट टाइम उस डेटा वेयरहाउस के अंदर आएगा या आना चालू करेगा या लोड होना चालू करेगा, वो जो लोडिंग है इनिशियल लोडिंग, उस लोडिंग को हम कहते हैं इनिशियल लोडिंग। वो होता है इनिशियल लोडिंग। और उसके बाद अब डेटा एक पहली बार लोड हो गया डेटा वेयरहाउस के अंदर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाद में कभी लोड नहीं होगा। डेटा तो स्टार्टअप के अंदर या उस कंपनी के अंदर आता रहेगा ना विद टाइम। तो अभी इनिशियल लोडिंग तुम लोग को पता चल गया क्या होता है। अब इनिशियल लोडिंग के बाद फिर बाद में जब वो डेटा आते जाएगा, वो आते जाने वाला डेटा, वो जो पीरियोडिकली डेटा आते जा रहा है, वो डेटा भी तो डेटा वेयरहाउस के अंदर लोड करना पड़ेगा। तो इनिशियल लोडिंग के बाद जो डेटा फिर बाद में पीरियोडिकली आते जाता है विद टाइम, विच इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस बाय द वे। तो उस डेटा को जब हम डेटा वेयरहाउस के अंदर लोड करते रहते हैं, तो उस लोडिंग को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल लोडिंग। तो इनिशियल लोडिंग और इंक्रीमेंटल लोडिंग का मतलब ये होता है। अब अभी तक हमने डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के दो कंपोनेंट्स पढ़े, डेटा सोर्स एंड डेटा स्टेजिंग। अब हम तीसरे कंपोनेंट के ऊपर जंप करते हैं, विच इज डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के अंदर जो भी डेटा आता है, डेटा स्टोरेज उस डेटा को ऑर्गेनाइज करता है विद द हेल्प ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। जिससे क्या होता है, जिससे वो डेटा इफिशिएंट डेटा एनालिसिस के लायक बन जाता है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि ईडीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है। अब एक छोटी सी गलती जो मैं सुधारना चाहूंगा वो ये है कि ये जो ईडीडब्ल्यू है, इसका फुल फॉर्म मैंने तुम लोग को बोला था कि एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस है, बट इन रियलिटी उसका फुल फॉर्म वो नहीं है। इसका फुल फॉर्म है एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस। अब मैं तुम लोग को ये बताता हूं कि इसका फुल फॉर्म एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस क्यों है। देखो, एक बाय द वे, हम अभी तक कंपनी कर रहे थे, राइट। कंपनी ये वर्ड मैंने फॉर द ईज ऑफ कम्युनिकेशन मैंने यूज किया था, बट इन रियलिटी वो वर्ड है एंटरप्राइज। अब क्या है कि एक एंटरप्राइज के अंदर जितने भी डेटा सोर्सेस से डेटा आ रहा है, वो सारा का सारा डेटा हम इस डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक एंटरप्राइज का जितना भी सारा डेटा है, वो क्योंकि इस डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर है, इसलिए ये डेटा वेयरहाउस उस एंटरप्राइज का पूरा व्यू दे रहा है इन लॉट ऑफ वेज, कह सकता हूं। इसीलिए इस डेटा वेयरहाउस को हम कहते हैं एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस, क्योंकि ये डेटा वेयरहाउस फ्रॉम द डेटा पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे के पूरे एंटरप्राइज का व्यू दे रहा है, इसीलिए ये है एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस, ओके। अब ये जो डेटा स्टोरेज कंपोनेंट हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल हो गया, अभी ईडीडब्ल्यू हो गया। इस कंपोनेंट के अंदर और एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा को समझने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इसके ऊपर एग्जाम में एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, इसलिए इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर फिर टाइप्स ऑफ मेटा डेटा और वो सारी चीजें भी आती है। बट डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अंदर मेटा डेटा के बारे में तुम्हें क्या लिखने की जरूरत है, वो मैं तुम लोग को अभी बता रहा हूँ। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिसके अंदर वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इस क्वेश्चन के अंदर भी तुम टाइप्स ऑफ मेटा डेटा भी लिखो, ओके। तो अगर ये सीन है
तो फिर उसके लिए तुम वो लेक्चर रेफर कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर टाइप्स ऑफ मेटा डेटा तो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। बट अभी मैं तुम लोग को मेटा डेटा के बारे में जो तुम्हें पता होने की जरूरत है वो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। एकदम आसान भाषा में मैं तुम लोग को बताऊं तो मेटा डेटा के बारे में तुम्हें 3 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, कौन सा पीस ऑफ डेटा डेटा वेयरहाउस के अंदर कहां पे जाएगा, ये जो डेटा है वो डेटा मेटा डेटा के अंदर होता है। दूसरी चीज, पहली चीज के वजह से ये जो लोडिंग प्रोसेस है वो मेटा डेटा के हेल्प से होता है, ठीक है। और तीसरी चीज, डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपोनेंट, जिसको हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपोनेंट है ये मॉनिटर करता है कि ये जो लोडिंग प्रोसेस है ये मेटा डेटा के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। तो बेसिकली मेटा डेटा के बारे में तुम्हें ये 3 पॉइंट समझने की जरूरत थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा प्रकाश फिर से EDW के ऊपर डालना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो मैं बोलने वाला हूँ उसके लिए तुम्हें जो मैं अभी बोलूंगा ये समझना जरूरी है। देखो, एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस के अंदर इस पूरे के पूरे एंटरप्राइज का सारा डेटा स्टोर्ड है, राइट। अब क्या है कि इस एंटरप्राइज में जो भी लोग हैं, किसी भी इंसान को इस पूरे के पूरे डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। मतलब बेसिकली मैं तुम लोग को ये कह रहा हूं कि किसी भी इंसान को इस पूरे के पूरे स्टोर डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्टेड हर एक इंसान को एक पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा की ही जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HR मैनेजर को HR से रिलेटेड जो डेटा है उसी की जरूरत पड़ेगी, उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डेटा है उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? उसको अकाउंट से जो रिलेटेड डेटा है उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? HR मैनेजर को HR से रिलेटेड डेटा की ही जरूरत पड़ेगी। बट यार यहाँ तो सारा का सारा डेटा स्टोर है, इतना सारा डेटा। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जिस इंसान को जो पीस ऑफ डेटा की जरूरत पड़ती है उस पीस ऑफ डेटा को फेच करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए, क्योंकि इतना सारा डेटा है। इसीलिए इस डेटा को थोड़ा सा चंक्स में डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जिसको जिस चंक की जरूरत है वो उस चंक के अंदर जो डेटा उसको चाहिए वो डेटा फेच कर सके इजीली। तो भी इसी चीज के लिए हमारे पिक्चर में आता है डेटा मार्ट। अब हम ये समझते हैं कि डेटा मार्ट का मतलब क्या होता है। इमेजिन करो कि HR मैनेजर को HR से रिलेटेड डेटा की जरूरत है फॉर एनालिसिस। तो इसके लिए जो भी HR से रिलेटेड डेटा है EDW के अंदर उस डेटा को सेपरेट किया जाएगा, और ये जो सेपरेटेड डेटा है उसको एक सेपरेट पार्ट के अंदर स्टोर किया जाएगा। मान लेते हैं कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा की जरूरत है फॉर एनालिसिस, तो उसके लिए EDW के अंदर जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा है उसको सेपरेट किया जाएगा और उस सेपरेटेड डेटा को एक सेपरेट पार्ट के अंदर स्टोर किया जाएगा। मान लेते हैं अकाउंट्स मैनेजर को अकाउंट से रिलेटेड डेटा की जरूरत है फॉर एनालिसिस, तो उसके लिए अकाउंट से रिलेटेड जो भी डेटा है EDW के अंदर उसको सेपरेट किया जाएगा और उस डेटा को एक सेपरेट पार्ट के अंदर स्टोर किया जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये जो सेपरेट पार्ट्स है जिनके अंदर सेपरेट डेटा को स्टोर किया जा रहा है, इन सेपरेट पार्ट्स को हम कहते हैं डेटा मार्ट्स, ठीक है। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये जो तुम्हारे सड़क छाप मैनेजर्स है उनको जो डेटा चाहिए वो डेटा फेच करना उनके लिए आसान बन जाता है। अगर डेटा मार्ट्स नहीं होंगे तो फिर उनको इतने सारे डेटा में से जो डेटा चाहिए वो डेटा फेच करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और टीडियस प्रोसेस है फिर उनके लिए, राइट। तो बेसिकली ये जो डेटा मार्ट से तुम ये कह सकते हो इन अ वे ये डेटा को फेच करना बहुत ज़्यादा आसान बना देता है इन सड़क छाप मैनेजर्स के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो तुम्हारे मैनेजर्स है, एंड सिर्फ मैनेजर्स नहीं होते बाय द वे, CEOs और ये सारे लोग भी होते हैं। तो बेसिकली ये जो सारे के सारे लोग हैं ये लोग इतने ज़्यादा नालायक है और इतने ज़्यादा इन लोगों के नखरे हैं कि इन लोगों को ये डेटा तो चाहिए बट एक अलग फॉर्म में चाहिए, ठीक है। मतलब किसी को पाई चार्ट के फॉर्म में चाहिए, किसी को बार ग्राफ के फॉर्म में चाहिए, किसी को XYZ फॉर्म में चाहिए, राइट। तो फिर इस यहाँ से आने वाले डेटा को पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जाकर उनको वो डेटा देना पड़ेगा। तो अभी ये भी एक प्रॉब्लम है, कन्वर्ट करना और उनको देना, ठीक है। तो उसके लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में एक अलग नया कंपोनेंट आता है डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर का, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन डिलीवरी। अब हम ये समझते हैं कि इंफॉर्मेशन डिलीवरी ये जो कंपोनेंट है ये क्या है। अब इंफॉर्मेशन डिलीवरी को समझने से पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि इन डेटा मार्ट्स को तब यूज किया जाएगा जब इनकी जरूरत है।
अगर इन डेटा मार्ट्स की जरूरत नहीं है तो डेटा मार्ट्स यूज नहीं किए जाएंगे, डायरेक्टली ईडीडब्ल्यू से ही डेटा फेच किया जाएगा। ओके, एंड सेम गोज विथ स्टेजिंग एरिया, डेटा स्टेजिंग एरिया। अब हम ये समझते हैं कि इंफॉर्मेशन डिलीवरी क्या करता है। इंफॉर्मेशन डिलीवरी सिंपली डेटा मार्ट से या ईडीडब्ल्यू से, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, यहाँ से डेटा लेता है, उस डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में आगे वाले इंसान को चाहिए, और फिर उस डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस इंसान को दे देता है। और वो इंसान कोई भी हो सकता है, वो इंसान एक मैनेजर हो सकता है, वो इंसान एक सीईओ हो सकता है, एनीवन। ओके, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन डिलीवरी ये है। अब तुम ये बोलोगे कि बाबा ठीक है, तुमने सारी की सारी चीजें समझा दी, बट ये क्या है? अब मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि ये क्या है। देखो, मैंने तुम लोग को अभी अभी बोला था कि डेटा मार्ट्स या ईडीडब्ल्यू से निकलने वाले डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर जाके उन मैनेजर्स को या सीईओस को देना होता है, राइट। तो अभी इसके लिए उस डेटा के ऊपर ना अलग अलग प्रोसेसेस अप्लाई करने होते हैं, और उन प्रोसेसेस को अप्लाई करने के लिए ये सारे के सारे टूल्स होते हैं। अब इन सारे के सारे टूल्स को यूज कौन करता है? इन सारे के सारे टूल्स को बाकी के यूजर्स यूज करते हैं, और ये जो सारे के सारे यूजर्स है ये नॉर्मली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, और इसीलिए उनके लिए ये टूल्स बनाए गए होते हैं ताकि वो लोग इन टूल्स को यूज करके उस डेटा को कन्वर्ट कर सके इन अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट या इन रिक्वायर्ड फॉर्म। ओके, अब हम डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के लास्ट कंपोनेंट का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपोनेंट। अब अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इस कंपोनेंट की बात करी जाए तो डेटा जब अलग अलग सोर्सेस से निकल के इस डेटा स्टेजिंग एरिया के अंदर जाता है, तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपोनेंट मॉनिटर करता है। अगेन, जब ये डेटा इस डेटा स्टेजिंग एरिया से इस ईडीडब्ल्यू के अंदर जाता है, तो ये जो अगेन मूवमेंट है, ये मूवमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक कंपोनेंट मॉनिटर करता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इस कंपोनेंट के बारे में तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है, विच इज डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के अंदर बाकी जितने भी सारे के सारे कंपोनेंट्स है, इन सारे के सारे कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, वो इंटरेक्शंस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपोनेंट कंट्रोल करता है। दिस वाज माय लेक्चर ऑन डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर। थैंक यू सो मच।